आप लोग ठीक हैं। आज हम आपके पाठ्यपुस्तक भारत की खोज से युगों का दौर इस पाठ का अध्ययन करेंगे और इसके लेखक है पंडित जवाहरलाल नेहरू। भारत की खोज को लिखने वाले पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं, जो हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री भी रहे। तो आइए देखते हैं इस पाठ का सारांश। मौर्य साम्राज्य के बाद शंभु वंश का शासन प्रारंभ हुआ, जो अपेक्षाकृत बहुत छोटे क्षेत्र में था। दक्षिण में बड़े राज्य उभर रहे थे और उत्तर में काबुल से पंजाब तक भारतीय यूनानी फैल गए। मेनांडर के नेतृत्व में उन्होंने पाटलिपुत्र तक हमला किया, जिसमें उनकी हार हुई। बाद में मेनांडर भारतीय चेतना और वातावरण से काफ़ी प्रभावित हुआ और बौद्ध बन गया। राधा मिलिंद के नाम से एक संत के रूप में काफ़ी प्रसिद्ध हुआ। भारतीय और यूनानी संस्कृतियों के मिलने से एक यूनानी बौद्ध कला का जन्म हुआ। मध्य एशिया में शक यानी सीदियन लोग ऑक्सस यानी अक्षु नदी की घाटी में बस गए। ये शक बौद्ध और हिंदू हो गए। दूसरा दल युई ची सुदूर पूर्व से आए, जिनमें एक दल कुषाणों का था, जिन्होंने शकों को पराजित कर दक्षिण की ओर खदेड़ दिया। कुषाणों ने पूरे उत्तर भारत और मध्य एशिया के बहुत बड़े भाग पर अपना व्यापक और मजबूत साम्राज्य कायम किया। उनमें से अधिकांश लोगों ने बौद्ध धर्म अपना लिया। कनिष्क उनका महान नायक था। कुषाण काल में ही बौद्ध धर्म महायान और हीनयान जैसे दो संप्रदायों में बंट गया। कुषाणों ने अपना भारतीयकरण कर लिया, भारतीय संस्कृति के संरक्षक बन गए। कनिष्क के बाद चंद्रगुप्त एक महान शासक हुआ, जिसने एक शक्तिशाली विशाल राज्य कायम किया। 320 ईस्वी में गुप्त साम्राज्य का युग प्रारंभ हुआ, जिसमें हुई महान शासक एक के बाद एक महान शासक हुए। युद्ध और शांति दोनों में काफ़ी सफल रहे। सतत विदेशी हमलों के कारण यहाँ के लोगों में कुछ विरोधी भावनाएं भी जगी और वे मातृभूमि और संस्कृति दोनों के लिए चिंतित हो गए। जाहिर सी बात है बच्चों, चिंता तो होनी है, क्योंकि हमारे सरजमीन पर हमारी संस्कृति और सभ्यता को कोई आँच आए तो देश की जनता जो है चिंतित होती है। और इस पाठ में हम जो कुछ पढ़ रहे हैं, यानी भारत की खोज में हम जो कुछ पढ़ रहे हैं, ये सब कुछ आपने हिस्ट्री में पढ़ लिया है, इतिहास में भी आपके सब कुछ है। तो एक तरह से देखा जाए बच्चों, तो ये आपका रिवीजन हो रहा है। जो विदेशी तत्व यहाँ घुल मिल गए थे, उन्हें स्वीकार कर लिया गया और पुराने ब्राह्मण आदर्शों के आधार पर सजातीय राज्य कायम करने का प्रयास किया गया। इस तरह एक नई संस्कृति और सामाजिक संरचना विकसित हुई, जिसमें राष्ट्रवाद की शक्ति थी और संकीर्णता मतलब संकीर्ण भावना। तुच्छ ब्राह्मणवाद या हिंदूवाद राष्ट्रवाद का प्रतीक बन गया। बौद्ध धर्म एक विश्व धर्म बन गया। गुप्त शासकों का समय बहुत प्रबुद्ध, शक्तिशाली, सुसंस्कृत और तेजस्विता से भरपूर था। इसके एक महान शासक समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा गया। साहित्य और कला की दृष्टि से यह समय बहुत शानदार था। समुद्रगुप्त के बाद उसके उत्तराधिकारी बहुत योग्य नहीं निकले और धीरे धीरे राज्य सिमटता गया। नए नए विदेशी हमलावर यहाँ आक्रमण करते रहे। हमलावरों में से बहुत से लोग छोटे छोटे सरदारों के रूप में यहाँ बसते गए। हर्षवर्धन हुण वंश का एक महान शासक हुआ, जिसके शासनकाल में एक प्रसिद्ध चीनी यात्री ह्वेनसांग भारत आया था। हर्षवर्धन ने कला, संस्कृति एवं साहित्य को काफ़ी प्रोत्साहित किया। उसकी मृत्यु के समय तक अरब के रेगिस्तानों में, अफ्रीका और एशिया में फैलने के लिए इस्लाम सिर उठा रहा था। प्राचीन भारत में मौर्य साम्राज्य के सिमटने के
1000 साल से भी ज़्यादा समय तक कई बड़े बड़े राज्य विकसित हुए। दक्षिण भारत बारीक दस्तकारी और समुद्री व्यापार के लिए विशेष रूप से माना जाता है। तो बच्चों, इसमें प्रश्न आ सकता है दक्षिण भारत क्यों प्रसिद्ध था। तो दक्षिण भारत समुद्री व्यापार और बारीक दस्तकारी के लिए, कलाकारी के लिए प्रसिद्ध था। उत्तरी भारत पर होने वाले हमलों का सीधा प्रभाव दक्षिण पर नहीं पड़ा। मौर्य, कुषाण, गुप्त और दक्षिण में आंध्र, चालुक्य, राष्ट्रकूट के अलावा कई ऐसे राज्य उभरे जो 2-2, 300 वर्षों तक शासन में रहे। इनमें से लगभग सभी राजवंश देशी थे। जो बाहर से आए थे वे भी यहाँ की सांस्कृतिक परंपरा में घुल मिल गए। भारत में जिस सभ्यता का निर्माण किया गया उसका मूल आधार स्थिरता व सुरक्षा की भावना थी। पश्चिम की तमाम सभ्यताओं से भारत की सभ्यता कहीं अधिक सफल रही। वर्ण व्यवस्था और संयुक्त परिवारों पर आधारित सामाजिक ढांचे की इसमें अहम भूमिका रही। न केवल विदेशी तत्वों बल्कि बाहरी और भीतरी जीवन तथा मनुष्य एवं प्रकृति के बीच भी समन्वय का प्रयास किया। समन्वय मतलब कोऑर्डिनेट करने का, तालमेल बैठाने का, जिसने विविधताओं के बाद एक अनोखी एकता की मुहर भारतीय संस्कृति पर लगा दी। हमारे भारतीय संस्कृति की क्या पहचान है? अनेकता में एकता। राजनीतिक ढांचे के मूल स्वशासी ग्राम व्यवस्था थी। राजा आते जाते रहे किंतु ये व्यवस्था नींव की तरह कायम रही और आज भी है। ग्राम व्यवस्था, ग्राम प्रधान या ग्राम का जो राजनीतिक ढांचा है वो आज भी पहले जैसा ही है, किंतु ये व्यवस्था नींव की तरह कायम रही। कहा जा सकता है कि जो कुछ भारत के बाहर से आया उसे भारत ने अपने में समाहित कर लिया और बाहर वालों को अपना बहुत कुछ दिया भी, और भारतीय रंगमंच पर भारतीय संस्कृति के विकास में एक अहम योगदान भी रहा। रामायण, महाभारत जैसे कुछ महान ग्रंथों ने भी अपनी छाप छोड़ी। आज भी ये ग्रंथ पूरे विश्व में प्रचलित है और विश्व के अनेक भाषाओं में इसका अनुवाद भी किया जा चुका है। ईसा पूर्व 3वीं शताब्दी तक संस्कृत नाटकों ने अपना एक प्रतिष्ठित स्थान बना लिया था। कुछ दुर्लभ एवं अभूतपूर्व नाटककारों में भाषा एवं अश्वघोष के नाम उल्लेखनीय है। कालिदास की शकुंतला एवं मेघदूत, शूद्रक का मृच्छकटिकम इस युग की महान रचनाएं थी। इन नाटकों की भाषा मिश्रित थी जिसमें संस्कृत और उसके साथ एक या एकाधिक प्राकृतिक यानी संस्कृत का मिश्रण था। साहित्यिक रंगमंच के अलावा एक लोकमंच भी हुआ करता था जिसका आधार भारतीय पुराकथाएं और महाकाव्यों से ली गई कथाएं होती थीं। संस्कृत एक समृद्ध भाषा थी, अत्यंत विकसित और हर प्रकार से अलंकृत, यानी अलंकृत मतलब सजी हुई। इसे आधुनिक भारतीय भाषाओं की जननी कहा जाता है। भारत की वास्तविकता महत्ता को समझने के लिए दक्षिण पूर्व एशिया के विशाल क्षेत्र का अध्ययन आवश्यक है। इसकी जानकारी हमें कई विदेशी यात्रियों के वृत्तांत मतलब उनकी कहानी, प्राचीन शिलालेख यानी पत्थरों पर लिखे लेख, ताम्रपत्रों पर लिखे से प्राप्त होती है। ईसा की पहली शताब्दी से लगभग 900 ईस्वी तक उपनिवेशीकरण की 4 प्रमुख लहरें दिखाई दी। इसके अलावा जावा और बाली में भारतीय स्रोतों पर आधारित समृद्ध साहित्य हैं। कुछ पुराने खंडरों जैसे अंगकोर और बोराबुदूर से भी कई महत्वपूर्ण जानकारियां मिलती है। इन तत्वों के आधार पर निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि भारत और सुदूर पूर्व देशों के बीच ईसा की पहली शताब्दी में नियमित समुद्री व्यापार होता था। समुद्री मार्ग से व्यापार, बिजनेस हुआ करता था। प्राचीन भारत में जहाज बनाने का उपयोग बहुत विकसित था। कई भारतीय बंदरगाहों का उल्लेख भी मिलता है। आमतौर पर कहा जाता है शासन पद्धति और सामान्य जीवन दर्शन चीन ने लिया और धर्म एवं कला भारत ने। भारतीय सभ्यता ने विशेष रूप से दक्षिण पूर्व एशिया के देशों में अपनी जड़ें जमाई। चंपा, अंगकोर, श्रोविजय, भज्जा, पहित और दूसरे स्थानों पर संस्कृत के अध्ययन केंद्र थे। भारतीय कला में हमेशा एक धार्मिक प्रेरणा होती है। भारतीय कविता और संगीत की तरह कला में भी
कलाकार सभी मनोदशा से तादात्म्य स्थापित करते हैं, तालमेल स्थापित करते हैं। भारतीय कला अपने प्रारंभ काल में प्रकृतिवाद से भरी है, जो कुछ अंशों में चीनी प्रभाव के कारण हो सकता है। चौथी से छठी शताब्दी ईस्वी में गुप्त काल के दौरान अजंता की गुफाएं खोदी गई, उनमें भित्ति चित्र बनाए गए, मतलब भित्ति चित्र में दीवार पर चित्र बनाए गए। 7वीं-8वीं सदी के ठोस चट्टान को काटकर एलोरा की गुफाएं तैयार हुई। इनके बीच कैलाश का एक विशाल मंदिर भी है। एलिफेंटा की गुफाएं भी इसी समय की है। दक्षिण भारत में महाबलीपुरम की इमारतों का निर्माण भी इसी समय में हुआ। ईस्वी सन से पहले 1000 वर्षों के दौरान भारत का व्यापार दूर दूर तक फैला हुआ था। बहुत से विदेशी बाजारों पर भारतीय व्यापारियों का नियंत्रण था। भारत में कपड़ा उद्योग बहुत विकसित हो चुका था। यहाँ के कपड़े काफ़ी प्रसिद्ध हुए। ईस्वी सन की आरंभिक शताब्दियों में भारत में रसायन शास्त्र यानी केमिस्ट्री का विकास हुआ, दोनों की तुलना में शायद अधिक। यहाँ कई धातुओं की खोज हुई, मेटल्स की खोज हुई। उस समय जहाज बनाने का उद्योग भी काफ़ी विकसित था। इसके अलावा विशेष रूप से युद्ध में काम आने वाली कई मशीनों का विकास हुआ। ऐसा माना जाता है कि आधुनिक अंकगणित यानी मैथमेटिक्स, बीजगणित या ज्योमेट्री की नींव भारत में ही पड़ी। अंक चिन्हों का विस्तार कुछ अलग ढंग से किया गया। शून्याङ्क और स्थान मूल्य वाली दशमलव यानी पॉइंट विधि को स्वीकार कर लेने के बाद अंकगणित और बीजगणित तेजी से विकसित हुए। 8वीं शताब्दी में खलीफा अल मंसूर के राज्यकाल में कई भारतीय विद्वान बगदाद गए और अपने साथ जिन पुस्तकों को ले गए उनमें खगोल शास्त्र एवं गणित की कुछ पुस्तकें थी। इन्होंने अरबी जगत में गणित शास्त्र और ज्योतिष शास्त्र के विकास को प्रभावित किया और वहाँ भारतीय अंक प्रचलित हुए। अरबी जगत से यह नया गणित संभवतः स्पेन के मूल विश्वविद्यालयों के माध्यम से यूरोपीय देशों में पहुंचा और इससे यूरोपीय गणित की नींव पड़ी। ईस्वी सन के पहले 1000 वर्षों में भारत आक्रमणकारी तत्वों और आंतरिक झगड़ों के कारण बहुत उतार चढ़ाव है। फिर भी यह समय काफ़ी ऊर्जाशील और कर्मठ राष्ट्रीयता का समय रहा। भारतीय संस्कृति काफ़ी दूर दूर तक फैली। गुप्त साम्राज्य काफ़ी समृद्ध हुआ। इसे स्वर्ण युग कहा गया। इस युग के समाप्त होने से पहले ही कुछ ह्रास के लक्षण दिखाई देने लगे। हुड़ों के लगातार आक्रमण से भारत की राजनीतिक और सैनिक शक्तियाँ काफ़ी प्रभावित हुई। फिर बाद में 7वीं सदी में हर्ष के शासनकाल में उज्जैनी फिर से कला और संस्कृति का शक्तिशाली केंद्र बन गया। 9वीं सदी में गुजरात का मिहिर भोज उत्तर और मध्य भारत के छोटे राज्यों को मिलाकर एक संयुक्त राज्य कायम किया और कन्नौज को अपनी राजधानी बनाया। एक बार फिर साहित्यिक पुनर्जागरण हुआ, मतलब साहित्य के क्षेत्र में विकास शुरू हुआ। हालांकि उत्तर भारत छोटे छोटे राज्यों में बंट गया था, पर जीवन वहाँ समृद्ध था। लंबे समय तक कश्मीर भी बनारस की तरह एक प्रमुख स्थान रहा, जहाँ बौद्धों और ब्राह्मणों के संस्कृत ज्ञान को फैलाने का मौका मिला। भारत में बड़े बड़े विश्वविद्यालय रहे, जिनमें नालंदा विशेष रूप से स्थान पाता है या विशेष रूप से उसका स्थान माना जाता है। यह अपने आप में संपूर्ण शिक्षा का केंद्र था और यहाँ कोरिया, मंगोलिया और बुखारा से भी विद्यार्थी अध्ययन के लिए आते थे। इसके अलावा भागलपुर के पास विक्रमशिला और काठियावाड़ में वल्लभी विश्वविद्यालय थे। जैसे जैसे सदी समाप्ति पर आई, यह सभ्यता अपने उत्तरार्ध अवस्था में दिखने लगी। 8वीं सदी में दक्षिण भारत शंकर के बाद कोई महान दार्शनिक नहीं हुआ। साहित्य में भवभूति 8वीं सदी और गणित में भास्कर द्वितीय 12वीं सदी आखिरी बड़े नामों में गिने जाते हैं। 8वीं सदी से 14वीं सदी तक भारतीय कला का महान युग था। समय के साथ भारत धीरे धीरे अपनी प्रतिभा और जीवन शक्ति खोता जा रहा था। यह प्रक्रिया बहुत धीमी थी और कई सदियों तक चलती रही। इसका आरंभ उत्तर में हुआ और अंत दक्षिण में पहुंचा।
हर सभ्यता का उत्थान और पतन होता है। कहने का तात्पर्य कि जो भी सभ्यता विकसित होती है उसका अंत जरूर होता है, परंतु भारत ने उनसे बचकर एक नए सिरे से अपना कायाकल्प कर लिया। यहाँ एक ऐसा सक्रिय अंतस्थल रहा जो हमेशा नए संपर्कों से अपने को हमेशा ताज़ा करता रहा। भारतीय सभ्यता का यूरोप या रोम जैसे नाटकीय पतन कभी नहीं हुआ। भारत के सामाजिक ढांचे ने भारतीय सभ्यता को अद्भुत दृढ़ता दी थी। उसने गुटों को शक्ति दी और उन्हें एकजुट, लेकिन यह बात बेहतर एकता और विकास के लिए बाधक हुई, इसलिए हर तरफ ह्रास हुआ। साथ ही क्षेत्रीयता के भाव बढ़ने लगे। भारत की अखंडता की अवधारणा की जगह सामंतवाद और गिरोहबंदी बढ़ने लगी और अर्थव्यवस्था संकुचित हुई। इसके बावजूद जीवन शक्ति और अद्भुत दृढ़ता बची हुई थी और इसके साथ लचीलापन और अपने को ढालने की क्षमता। इसी कारण नए संपर्कों और विचारधाराओं का लाभ मिला और भारत आगे फिर प्रगति कर सका, भले ही वह अपने साथ अतीत के अवशेषों को नहीं छोड़ सका।